गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनामिक्स इस यूनिट में लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं। लास्ट पार्ट में है एंट्रोपी। एंट्रोपी ये भी एक थर्मोडायनामिक टर्म है और इस एंट्रोपी को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी से मीनिंग होता है डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। कि सिस्टम कितना ज्यादा डिसऑर्डर है, सिस्टम जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उसकी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि सिस्टम कितना ज्यादा डिसऑर्डर है? तो इसको कंफर्म करने के लिए हम 3 स्टेट ले रहे हैं सब्सटेंस के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एंड सॉलिड में आपको मालूम है पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं और गैस में काफी दूर होते हैं। लाइक दिस, ये गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। डायग्राम से समझ में आ रहा है कि डिसऑर्डरनेस किस में ज्यादा है। डिसऑर्डरनेस हमको गैस में सबसे ज्यादा समझ में आ रही है। इसका मतलब जो गैस है, इस गैस के लिए एंट्रोपी सबसे ज्यादा होगी। लिक्विड में डिसऑर्डरनेस थोड़ी कम है गैस के कंपैरिजन में, तो लिक्विड की एंट्रोपी गैस से कम होगी। और सॉलिड में देखिए सारे ही पार्टिकल्स सिस्टमेटिकली एक दूसरे के साथ अरेंज्ड हैं, इसका मतलब इसमें डिसऑर्डरनेस सबसे कम है, मतलब सॉलिड सब्सटेंस की एंट्रोपी सबसे कम होती है। तो इस तरह से डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी एक तरह का स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि एंट्रोपी, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल दोनों स्टेजेस पर। तभी डेल्टा एस इक्वल्स टू एस एफ माइनस एस आई होता है। एस एफ से मीनिंग है एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट, एस आई से मीनिंग है एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट। कोई एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने Cl2 मॉलिक्यूल लिया है और उसको ब्रेक कर दिया है उसके 2 एटम्स में, 2Cl में, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो ये हम कैसे बताएं? तो इस रिएक्शन में देखिए ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, मतलब ये हमारी फाइनल स्टेज है और ये हमारी इनिशियल स्टेज है। फाइनल स्टेज में देखिए 2 एटम्स हैं और 2 एटम रहेंगे तो ज्यादा डिसऑर्डरनेस रहेगी, और जो इनिशियल स्टेज है उसमें एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कम डिसऑर्डरनेस है, मतलब फाइनल में ज्यादा है और इनिशियल में कम है। इसका मीनिंग एस एफ माइनस एस आई, एस एफ ग्रेटर है, सो डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एस इंक्रीजेस, ये आप इसमें बता सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। सेम वैसे ही मान लीजिए हमारे पास कोई और एक एग्जांपल हमने लिया है। ये हमारे पास 2 बल्ब हैं और इसमें एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है। यहाँ पर एक गैस हमने इसके अंदर फिल कर दी है, यहाँ एक दूसरी गैस फिल की है। स्टॉप कॉक को ओपन करें और स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है, ये दोनों गैस एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। दोनों गैस जब एक दूसरे में मिक्स हो रही है, इसका मतलब क्या है कि एंट्रोपी इसमें भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ये हम बताते हैं। एक और फॉर्मूला है हमारा चेंज इन एंट्रोपी से रिलेटेड, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन टी। ये एक फॉर्मूला है। क्यू रिवर्सेबल से मतलब है रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिएक्शन ने एब्जॉर्ब की है, उसी को हम बोलते हैं क्यू आर ई वी। क्यू स्टैंड्स फॉर हीट एंड आर ई वी स्टैंड्स फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन या फिर रिवर्सेबल प्रोसेस, एंड टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। इस फॉर्मूले के बेस पर हम एंट्रोपी की यूनिट भी डिसाइड कर सकते हैं कि एंट्रोपी की क्या यूनिट होगी। क्यू हीट, हीट की यूनिट हमारी जूल्स होती है, एंड टेम्परेचर केल्विन होता है, तो जूल केल्विन इनवर्स ये यूनिट हो जाएगी एंट्रोपी। टोटल एंट्रोपी यदि हम सिस्टम और सराउंडिंग्स के बेसिस पे चले तो एक फॉर्मूला हम और भी ला सकते हैं एंट्रोपी से ही रिलेटेड। डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स, ये हमें मिलता है। एंड ये जो डेल्टा एस टोटल है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है।
मतलब जो डेल्टा एस टोटल है इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा मिलती है। 0 से ज़्यादा मिलने का मतलब ये है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होती रहेगी। तभी तो हम ये बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी रेगुलर इंक्रीज होता है। एंट्रोपी इंक्रीज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि यूनिवर्स के केस में एनर्जी कांस्टेंट होती है। एनर्जी कांस्टेंट होगी बट एंट्रोपी रेगुलरली क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये जो रेगुलरली इंक्रीज हम बताते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए बताते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इनके लिए बताते हैं। अब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब वो सारे नेचुरल प्रोसेस जो खुद ब खुद होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर का फॉल होगा तो हमेशा ऊपर से नीचे ही होगा, तो इसी को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मान लीजिए हमने कोल को बर्न किया है, कोल को यदि हमने एक बार बर्न कर दिया तो अपने आप बर्न होते रहेगा, तो वो भी क्या है, हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अभी इसके पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, 2 डिफरेंट बल्ब हमने लिए थे और उन बल्ब में डिफरेंट गैसेस फिल कर दी थी और बीच में स्टॉप कॉक था। स्टॉप कॉक को हम खोल देंगे तो दोनों गैस एक दूसरे में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही बोलते हैं। तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं उन सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये आपने ध्यान रखना। तो ये टॉपिक था हमारा एंट्रोपी से रिलेटेड। अब हम आते हैं एक दूसरे थर्मोडायनामिक टर्म गिब्स फ्री एनर्जी पर। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। गिब्स से ही जी सिंबल आ जाता है, तो इसी से इसे डिनोट किया जाता है। इसका मीनिंग यह है कि जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, इस सिस्टम से 10 किलो जूल अमाउंट की एनर्जी लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, और इस 10 किलो जूल में ये जो 9 किलो जूल एनर्जी है ये यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, एंड जो 1 किलो जूल है ये एटमॉस्फेयर में जा रही है, सराउंडिंग्स में जा रही है। तो ये जो 9 किलो जूल एनर्जी है जो इस सिस्टम से रिलीज हुई, जिसका यूज यूजफुल वर्क में हुआ है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। इसी को बोला जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। मतलब जितनी भी सिस्टम से अमाउंट की एनर्जी लिबरेट होती है सभी को गिब्स फ्री एनर्जी नहीं बोलते हैं, उसमें से कुछ अमाउंट सराउंडिंग्स में चला जाता है और कुछ अमाउंट की जो एनर्जी है उसका यूज यूजफुल वर्क में होता है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। एंड गिब्स फ्री एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म G इक्वल्स टू H माइनस TS होता है, वेयर H stands for enthalpy, T stands for temperature, S stands for entropy। ये हम लेते हुए चलते हैं, S means entropy। सो ये इसका हमारा मैथमेटिकल फॉर्म बन गया। गिब्स फ्री एनर्जी ये भी हमारा स्टेट फंक्शन है और साथ ही साथ ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको पता ही है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन भी आपको पता है, स्टेट फंक्शन का मतलब वो सारी टर्म्स जो सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल दोनों स्टेजेस पर डिपेंड करती है, उसी को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए यदि हम चेंज के बेस पर चले तो हम कुछ ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं, फॉर द चेंज। फॉर द चेंज, चेंज से मीनिंग है डेल्टा जी करें, डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस, ये हमने किया। चेंज का मतलब है हमने तीनों ही टर्म्स में डेल्टा लगा दिया है। अब टी एस के सामने डेल्टा है, इसका मतलब एक बार टी कांस्टेंट रहेगा तो एक बार एस कांस्टेंट होगा, तो नया इक्वेशन हम कुछ ऐसा बनाते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी कांस्टेंट ले रहे हैं, सो डेल्टा एस, और एक बार एस कांस्टेंट लेंगे तो डेल्टा टी, इस तरह से होगा। और यदि हम कांस्टेंट टेम्परेचर के टर्म पे चलें
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये यदि हम लेके चलते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर में डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा टी जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई और ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो नया इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1. दिस इक्वेशन 1 is called Gibbs equation. Gibbs equation ये कहा जाता है इसे गिब्स इक्वेशन. तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक चीज और कर लेते हैं. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी उसको भी हम कंफर्म कर दें. तो वी नो दैट डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स. ये हमारा होता है, ये आपको पता है. डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. एंड डेल्टा एस सराउंडिंग यदि हमने लिया तो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू क्यू सराउंडिंग अपॉन टी. एंड क्यू एक्चुअली ये डेल्टा एच के इक्वल होता है. हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू डेल्टा एच एंड ये डेल्टा एच सराउंडिंग है अपॉन टी. डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. और जब सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है इसका इनडायरेक्ट मीनिंग सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है. और जब सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है तो इसी टर्म को माइनस डेल्टा एच सिस्टम इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. देखिए चेंज कहाँ आ रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. यहाँ सराउंडिंग है और ये हमने सिस्टम ले लिया है. सराउंडिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हीट है वो सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो रही है. जब हीट सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब सिस्टम से रिलीज हो रही है. तो जब सिस्टम से रिलीज हो रही है तो हमने क्या साइन दे दिया, माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाय टी. ये हो गया हमारा डेल्टा सराउंडिंग. मतलब यहाँ जो डेल्टा सराउंडिंग है इसके प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं. मतलब नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाय टी. और इस पूरे ही इक्वेशन में हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं. टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू टी डेल्टा एस सिस्टम. और जब यहाँ टी से मल्टीप्लाई किया तो टी से टी कैंसिल, तो माइनस डेल्टा एच सिस्टम ये आएगा. और टी डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल आपको पता है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है. इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी. इनडायरेक्टली यदि हम इसको देखें अच्छे से तो ये जो टर्म है हमारी, ये टर्म क्या हम इसको माइनस कॉमन ले लें, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, ऐसा हम लिख सकते हैं. थोड़ा चेक करके देखें. माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो माइनस डेल्टा एच सिस्टम आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस, ये टी डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. मतलब इस केस में हमने माइनस को कॉमन ले लिया और ऐसा लिख दिया. और ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है जो यहाँ दिखाया गया है. डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम, ये अभी हमने पढ़ा डेल्टा जी के इक्वल्स होता है. तो इसके प्लेस पे लिख दिया डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो. और ये पूरी चीजें हमने जो कंफर्म की है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए की है. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एक रिजल्ट हमारे सामने आ गया. फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव होता है. और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए चले तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा. फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इक्वल्स टू पॉजिटिव. और सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम, देन डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो. इस तरह की हमें कंडीशंस मिलेंगी. तो ये कंडीशंस हमारे लिए बड़ी
इंपॉर्टेंट है। फिर एक रिलेशनशिप पे आते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा आर जी नॉट एंड के। डेल्टा आर जी नॉट से मीनिंग है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, डेल्टा का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी, एंड ये जो हमने जी का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी, एंड डेल्टा से मीनिंग है चेंज। यहां हमने आर का यूज किया, आर का मतलब है फॉर रिएक्शन, किसी रिएक्शन के लिए हम चल रहे हैं, एंड के का मीनिंग है यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी तो आप ध्यान रखिए कि के एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और ये आता कैसे है, तो कोई एक रिएक्शन ले लें, रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी, रिवर्सिबल साइन C प्लस डी। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए यदि हम चलेंगे तो डेल्टा आर जी इसकी वैल्यू 0 होती है, और एक इक्वेशन हमें पता है, उसको आपको डिराइव नहीं करना है, वो डायरेक्ट ही आपको याद रखना है। We know that delta RG equals to delta RG naught plus RT ln K। ln का मतलब है नेचुरल लॉग, और डेल्टा RG अभी आपने देखा वैल्यू 0 है, वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा RG नॉट प्लस RT। ln से मीनिंग है log E, नेचुरल लॉग। E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, एंड K ये वैसे ही है। और यदि हम यहां पर E का बेस चेंज कर दें, चेंजिंग द बेस फ्रॉम E to 10, तो हम क्या करेंगे, 0 डेल्टा आर जी नॉट प्लस 2.303 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, और log 10 आ गया। बेस चेंज कर दिया, E से 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी ये K वैसा का वैसा ही। अब यदि हम डेल्टा आर जी नॉट का साइड चेंज करें, तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log 10 K। ये हमारा एक नया इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। दिस इक्वेशन 2 shows the relationship between delta R G naught and equilibrium constant। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इस इक्वेशन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये थे हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जो इस पर बेस्ड हैं। तो टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और एक्सरसाइज वाला पार्ट निकाल लेंगे, और उसमें सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन 6.16 पर। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा U equals to 0, what will be delta S? आपसे पूछा है कि डेल्टा S का क्या होगा। आइसोलेटेड सिस्टम, यदि आपको याद होगा कि यूनिवर्स को हमने आइसोलेटेड सिस्टम माना था, और जो यूनिवर्स है उसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, ये भी देखा था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। और जब यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है तो डेल्टा U 0 हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले जब हमने एंट्रोपी की टर्म पढ़ी थी, तो उसमें देखा था कि जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स में एंट्रोपी की वैल्यू रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, रेगुलरली इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है एंट्रोपी की या चेंज इन एंट्रोपी की, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट नहीं रहेगी, ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा S
इज ग्रेटर देन 0, ये रिजल्ट हमें मिलेगा। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, विशेष बात ध्यान रखेंगे, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही है, और यूनिवर्स हमारा सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिस्टम है। पूरा का पूरा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में से हीट बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि यूनिवर्स का कोई सराउंडिंग ही नहीं है, इसलिए यूनिवर्स हमारा सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6.18। इसमें एक रिएक्शन गिवन है, ट्वाइस Cl गैस, रिएक्शन साइन Cl2 गैस। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा H एंड डेल्टा S के साइन बताने हैं कि डेल्टा H एंड डेल्टा S के क्या साइन होंगे। साइन से मीनिंग है पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कैसी है। कैसी से मतलब एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। 2Cl का मतलब है 2 Cl एटम है, एक Cl एटम ये है, दूसरा Cl एटम ये है, और दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और Cl2 मॉलिक्यूल का फॉर्म हो रहा है। तो Cl2 मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जब जब कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तब तब एनर्जी का क्या होता है? लिबरेशन होता है। एनर्जी का लिबरेशन है, इसका मीनिंग ये है कि डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ गई। अब हम आते हैं डेल्टा S पर कि भाई डेल्टा S क्या होगा। डेल्टा S के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, SF माइनस SI होता है। SF फाइनल स्टेट, ये हमारी फाइनल स्टेट है, इसमें ओनली 1 मॉलिक्यूल है, और ये इनिशियल स्टेज है, इसमें 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स की एंट्रोपी ज्यादा होगी, मतलब SI की वैल्यू ज्यादा है, SF की वैल्यू कम है क्योंकि इसमें ओनली 1 मॉलिक्यूल है। SI ज्यादा है और उसके आगे साइन नेगेटिव है, मतलब ओवरऑल डेल्टा S की वैल्यू नेगेटिव होगी। इस तरह से हमको इसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन 6.18। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 6.17। 6.17 कह रहा है एक कोई केमिकल रिएक्शन है, 2A प्लस B, रिएक्शन साइन C, और ये केमिकल रिएक्शन हो रही है 298 केल्विन टेम्परेचर पर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर। इसमें ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। कुछ वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। डेल्टा H की वैल्यू गिवन है 400 किलोजूल मोल इनवर्स, और डेल्टा S की वैल्यू गिवन है 0.2 किलोजूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। At what temperature will the reaction becomes spontaneous? वो आपको टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पर ये पर्टिकुलर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है। आपको पता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होती है जब डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो अभी हम एक काम ऐसा कर लेते हैं, अभी ये कंफर्म कर लें कि जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में डेल्टा G की वैल्यू 0 आती है। तो उस केस को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, एंड इक्विलिब्रियम हमने ले लिया। हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये हमारे पास फॉर्मूला है। एट इक्विलिब्रियम आपको पता है डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है, सो 0 इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, एंड T डेल्टा S का साइड चेंज कर लें। So T delta S equals to delta H, and T equals to delta H upon delta S. Delta H value 400 kilojoules and delta S 0.2 किलोजूल। तो देखिए ये भी किलोजूल्स है, ये भी किलोजूल है, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे इसको। डेसिमल अलग किया, सो 4000 अपॉन 2, इट मीन्स 2000 केल्विन। ये टेम्परेचर आया है कब? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम
पर हमें तो बोला है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए कितना टेम्परेचर होगा, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इससे अबाउट टेम्परेचर होगा, मतलब अबाउट 2000 डिग्री 2000 केल्विन, अबाउट 2000 केल्विन टेम्परेचर reaction becomes spontaneous, reaction becomes spontaneous। इस तरह से आपने इसका आंसर देखा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.19, इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन गिवन है। 2A गैस है, B गैस है, रिएक्शन साइन 2D का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी गैस है, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा U नॉट इसकी वैल्यू गिवन है -10.51 जूल, किलो जूल, सॉरी किलो जूल मोल इनवर्स, एंड डेल्टा S नॉट इसकी वैल्यू गिवन है 44 जूल केल्विन इनवर्स, ये दिया है। कैलकुलेट करना है आपने डेल्टा G नॉट, ये पूछा है, और बताना है प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन में ऑकर स्पॉन्टेनियसली, क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो उसको तो हम पता कर लेंगे कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ रही है, कैसी आ रही से मतलब नेगेटिव आ रही है या फिर पॉजिटिव आ रही है। यदि नेगेटिव आ रही है तो हम बता देंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और पॉजिटिव आ रही है तो हम बता देंगे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। सो इस तरह से ये चीजें गिवन है हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो डेल्टा U नॉट इसकी वैल्यू गिवन है, हमें डेल्टा H नॉट की वैल्यू भी चाहिए, एंड एक रिलेशनशिप आपको पता होगा, डेल्टा H नॉट इक्वल्स टू डेल्टा U नॉट प्लस डेल्टा NGRT। ये रिलेशन हमने प्रूव किया था जब एंथैल्पी पढ़ा था, तब उसमें हमने नॉट नहीं लगाया था, बट इस केस में हमने नॉट लगा दिया। यहाँ पे नॉट से मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, रिलेशन वही है। डेल्टा H ये हमें पता करना है, डेल्टा U ये अभी ऑलरेडी है हमारे पास, डेल्टा NG हम इस रिएक्शन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं अभी, R की वैल्यू भी हम जानते हैं, और टेम्परेचर 298 केल्विन। मतलब कौन कौन सी चीजें हमें पता हो सकती हैं अभी। डेल्टा NG होता है NP माइनस NR, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल देखिए 2 हैं, एंड रिएक्टेंट के मोल्स जो हैं 2 + 1 3 हैं। इट मींस 2 - 3 सो -1। डेल्टा NG की वैल्यू आ रही है -1। फिर आप देखिए R भी है वहां, R की वैल्यू हमें पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इतनी होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो टेम्परेचर फिक्स है 298 केल्विन। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो वी नो दैट डेल्टा RH नॉट, या ओनली डेल्टा H नॉट भी लिखा चलेगा, डेल्टा U नॉट प्लस डेल्टा NG RT वैल्यूज पुट कर। थोड़ा यहाँ यूनिट कन्वर्शन को जरूर देख लेंगे। डेल्टा U नॉट इसकी वैल्यू किलो जूल्स में है, और R की यूनिट हमारी जूल्स में आ रही है, तो इस किलो जूल को हम कन्वर्ट कर लेंगे जूल्स में। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हम 1000 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे। मतलब डेल्टा U की वैल्यू -10.5 तो हमें रखना ही है, 51 इंटू 10⁻³ जरूर करिए, क्योंकि हम किलो जूल को जूल में बदल रहे हैं, प्लस डेल्टा N इसकी वैल्यू है -1, R की वैल्यू 8.314 एंड टेम्परेचर 298 केल्विन।
और इसको हम सॉल्व करें माइनस, सो ये आ जाएगा 100 ये होगा। फिर ये आ जाएगा माइनस 8.314 इंटू 298। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 8.314 298 8 4 32 3 8 1 8 and 3 11 24 25 2 8 64 66 9 4 36 6 3 carry 9 1 9 and 3 12 2 carry 9 3 27 and 128 2 9 8 72 and 274 4 2 8 2 1 2 3 2 6 8 2 16 so 2 1 11 6 8 and 8 16 17 1 7 8 15 17 1 10 11 1 12 1 2 so 2 2 and decimal 1 2 3 so 22,177 22,177.11 ये आ जाएगा। और इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा ये वैल्यू, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो ऐड होगा। सो 10,510.00 इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। सो 211.78623 सो -3 2687.11 जूल, इतना हमें मिलेगा डेल्टा एच नॉट की वैल्यू। एंड डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आने के बाद अब हम डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम गिब्स इक्वेशन। गिब्स इक्वेशन से चले तो गिब्स इक्वेशन होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। डेल्टा एच नॉट वैल्यू -32687.11 minus 298 multiplied by delta S naught value -44.1 ये। और इसको हम सॉल्व करें कितनी वैल्यू आ रही है, इसको भी अलग से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 298 into 44.1 so 892